अगली जो बातें आपको सर के प्रेजेंटेशन में देखने को मिला, सर के इंटरव्यू में देखने को मिला, उसका संबंध आपके मौलिक क्षमता से है। यद्यपि हम सिस्टमैटिक तरीके से सारी बातों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी उन बातों का लिस्ट बना लेते हैं जो सर ने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो ये जो एग्जाम है आपके मौलिक क्षमताओं का भी परीक्षण है। हम शुरुआत में भी चर्चा में आपको बोले थे कि आपके मौलिकता का परीक्षण भी किया जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल बात है कि सिलेक्शन आपका किया जा रहा है। आप में जो मूल्य है, आप में जो गुण है, आप में जो क्षमताएं हैं, उसका आकलन किया जाएगा और उन बातों की जो परख है आपके मौलिकता में दिखेगा। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी इसमें जो सर ने बात किया है उन बातों को मैं रख रहा हूं आपके सामने। सर ने कहा कोई आपको पढ़ा या रटा नहीं सकता है। इन बातों को गौर कीजिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अधिकतर विद्यार्थी निबंध को पढ़ने और रटने का प्रयास करते हैं। आप ये बताइए कि आपका जो भी एज हो रहा हो, आप सभी लोगों का, उतने वर्षों में जो आपने सीखा, क्या उसको किसी किताब में पढ़ा जा सकता है? आंसर है नहीं। आपकी मौलिकताएं अलग है। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अभी सर ने एक टॉपिक बताया था कि यदि आपको बिहार का सीएम बना दिया जाए। अब आप सभी लोग सोचिए कि जब आप सीएम बनेंगे तो क्या सभी के द्वारा किया गया कार्य एक समान होगा? नहीं। अगर आप शहर से जुड़े हुए हैं तो आपका जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एप्टीट्यूड है, दुनिया को देखने का नजरिया है, वो बिल्कुल अलग होगा। अगर कोई विद्यार्थी गांव से है तो उसका जो नजरिया होगा बिल्कुल अलग होगा। आप सोचिए, अगर कोई फीमेल लिख रही है उसी निबंध को, अलग स्वरूप में लिखेंगे, कोई मेल लिख रहा है अलग स्वरूप में होगा। तो कह सकते हैं कि देश काल परिस्थिति और व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार टॉपिक का जो परिप्रेक्ष्य है, टॉपिक का जो प्रेजेंट करने का तरीका है, बातें हैं, महत्वाकांक्षा आपकी है, वो सारा अलग अलग दिखेगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध किन बातों से है? आपके मौलिकताओं से है। इसमें सर ने एक बात और बताया कि आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक में तो विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन गुणों की चर्चा मैंने आपको किया, वो गुण आपको स्वयं डेवलप करना है। इसीलिए तो विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा गुण रातों रात आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी चिंतनशीलता को एकाएक और ओवरनाइट में डेवलप नहीं कर सकते हैं। आपको समय लगेगा और आपको प्रयास ये करना है कि जैसा आपका व्यक्तित्व है उनको निबंध में उतारने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें जो प्रशासनिक ट्रेट्स है, लक्षण है, वो दिखना चाहिए आपके आंसर में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जागरूक बने, समझदार बने। चलिए फिर से बातों को एक बार नोट कर लेते हैं। यदि हम बात में बता चुके हैं कि आपको स्वयं जागरूक बनना है, आपको स्वयं समझदार बनना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका होने जा रहा है, डील आपको करना है। इसके अलावा सर ने जोर दिया कि सोचने की क्षमता आपको डेवलप करना है। आपको अपने डेवलप करना होगा। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया चिंतनशीलता आपको अपने डेवलप करना होगा। जो मनन करना होता है उन क्षमता को डेवलप करना होगा, ताकि आप नए नए समाधान खोज सकें, अपने मनोमस्तिष्क में कुछ नए विचार को ला पाएं। चलिए ये बातें हमने नोट कर लिया, यहाँ तक सर ने बताए थे। इसके बाद जो है ये तो फर्स्ट वीडियो था। अब जो अगला जो खंड था, जो सिटी मीडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने उस वीडियो में भी कुछ बातें कहा गया था। आइए इन बातों को नोट करते हैं। जो पहली बात तो सर ने बताया, उस बात की बहुत 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 गौर करने की आवश्यकता है। और मैं लगभग जो है वर्षों से आप लोगों के निबंध को चेक करते आ रहा हूँ, टेस्ट पेपर को भी और आप लोग जो टेस्ट देते हैं उसको भी। तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मैंने ये पाया कि सपोज कीजिए कि 100 विद्यार्थी ने टेस्ट दिया, तो लगभग 95 विद्यार्थी ज्ञान की बातें लिखते हैं, अपने जीएस के नॉलेज को उड़ेलने का प्रयास करते हैं। जबकि आपने देखा
कि बीपीएससी आपके मौलिकता का परीक्षण कर रहा है, बीपीएससी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, आपके लेखन कौशल की धार को जानना चाह रहा है, आपके भाषा के फ्लो, आपके भाषा की स्पष्टता, कैसे जुड़ाव कर पाते हैं पैराग्राफ के बीच, उन सब बातों को चेक कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान की बातें, डेटा फैक्ट से पूरा निबंध भर रहे हैं। निबंध आपके विचारों की श्रृंखला को जोड़ने की या बांधने का एक समा है, और आप क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो निबंध के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को प्रेजेंट कीजिए, न कि उन बातों को। तो पहली बात जो सर ने बताया वह यह है कि निबंध का पेपर जो है वह जीएस का विस्तार नहीं है, और इसी में उन्होंने जोर दिया था कि जीएस का विस्तार नहीं है। और एक बात उन्होंने यह भी बताया कि यह परीक्षा जो है ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ज्ञान की परीक्षा जो है नहीं है, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा तो GS1 और GS2 में ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर दोबारा ज्ञान की परीक्षा लेना बीपीएससी की मंशा नहीं है। ये बात एकदम अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए कि दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज योर नॉलेज हैज बीन और हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड थ्रू GS1 एंड GS2। ये पूर्ण रूप से आपके पर्सनैलिटी का और आपके मौलिकताओं का, आपके आंसर राइटिंग का और आपके विश्लेषण करने की क्षमता का एग्जाम है। और जोर दिया कि दोबारा हम जीएस का नहीं जांच कर रहे हैं। फिर आगे बताया उन्होंने कि ये आपके राइटिंग स्किल की परीक्षा है। हम आपको बताएंगे कि राइटिंग स्किल में किन बातों की परीक्षा बहुत डीपली किया जाएगा। तो राइटिंग स्किल में किन बातों की चर्चा होगा, पहला तो भाषा पे जोर देना है। आपके पास जो है, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपके पास सुसंस्कृत संस्कृतनिष्ठ जो वर्ड होते हैं उसका एक लिस्ट होना चाहिए। आपके पास जो है, आपकी जो भाषा है थोड़ा मुहावरेदार होना चाहिए। आप जो है कोटेशन, पोएम्स की लाइनें, शेरो शायरी, गीत, श्लोक, इन सब का प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो भाषा है उन भाषा में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि भाषा का प्रवाह बहुत ही उन्नत होना चाहिए, और भाषा में आपस में जो सेंटेंसेज है उसमें जुड़ा होना चाहिए, पैराग्राफ में भी जुड़ा होना चाहिए। देखिए, चूँकि यह जो पेपर है आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है, तो व्यक्तित्व को भाषा के माध्यम से प्रेजेंट करना है। तो निबंध को हर संभव प्रयास कीजिएगा कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखे, और पैराग्राफ छोटा छोटा हो, न कि बहुत वृहद। और दूसरी बात कि उसमें आपस में जुड़ाव भी हो। तीसरी बात जो ध्यान रखना है स्पष्टता का। बातों को आपको गोल गोल घुमाना नहीं है, बातें स्पष्ट करते हुए चलना है। जो भी आप बातें कह रहे हैं बिल्कुल वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगली बात जो सर ने जोर दिया है उसको देखते हैं। आपके विश्लेषण करने, एनालिटिकल स्किल का एग्जाम है। यह जो परीक्षा है आपके विश्लेषण करने की क्षमता का एग्जाम है। इसको आप विश्लेषण करने की क्षमता के रूप में भी लिख सकते हैं। और विश्लेषण करने की क्षमता पर मैं एक पूरा का पूरा क्लास लूँगा, क्योंकि यह क्षमता अपने आप में लंबे समय का प्रतिफल होता है, लंबे प्रैक्टिस का प्रतिफल होता है। और इनके बारीकताओं को मैं समझाऊंगा, खास करके इसको दो भाग में बांटकर। एक तो बाह्य विश्लेषण क्या होता है। अधिकतर विद्यार्थी इस स्तर तक तो विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दिक्कत क्या होता है कि आंतरिक विश्लेषण रेयर केस हजारों में एक विद्यार्थी कर पाते हैं। मैं आपको 8 लेयर फॉर्मूला, 8 स्तरीय जो है फॉर्मूला बताऊंगा, किस तरीके से आप किसी टॉपिक का आंतरिक विश्लेषण कर पाएंगे। केवल उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं कि आंतरिक विश्लेषण जब आप करेंगे तो वहां पर पहला जो लेयर होगा कि आपको टॉपिक को आयाम से जोड़ना है। हो सकता है वो टॉपिक सामाजिक आयाम से हो सकता है कि वो राजनीतिक आयाम से हो। उसके बाद कोई ना कोई आइडिया उस टॉपिक से निकालना है। तो दूसरा पक्ष क्या हो गया, कोई ना कोई आइडिया उस आयाम से निकालना है। तीसरा पक्ष होगा कि अपनी बातों को केवल कह के आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको वहाँ पर कुछ तर्क भी प्रेजेंट करना है, ताकि उस तर्क के माध्यम से उस आइडिया को आप संपुष्ट कर पाएँ। चौथी जो बातें होगा वह यह होगा कि आपको प्रमाण भी देना है, ताकि वो बातें स्पष्ट हो पाए। पांचवा जो पॉइंट है उसका संबंध है
कि अपनी भाषा को, अपनी बातों को आसानी से पहुंचाने के लिए आपको कई उदाहरण देने हैं। छठी बात का जो ध्यान रखना है कि आपको कुछ डेटा और फैक्ट के माध्यम से भी अपनी बातों को संपुष्ट करना है। सातवीं बात क्या होगा कि अपने टॉपिक को आप करंट अफेयर से भी आपको जोड़ना है। करंट अफेयर भी आपके जो टॉपिक को, आपके जो है निबंध को एक कहिए कि सजीव दस्तावेज के रूप में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तक जो बातें हैं क्या है, आपकी सारी बातें जो लिखे हैं एक तरीके से निर्जीव दस्तावेज है, नॉन लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब आप अपने निबंध में इन बातों को जोड़ेंगे करंट अफेयर को, तब वह लिविंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आपको सजीव दस्तावेज के रूप में निबंध को प्रेजेंट करना है। इसके बाद जो आठवां पक्ष इसमें है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ये आठवें पक्ष का संदर्भ होगा कि आप कुछ कथन का इस्तेमाल कीजिए जो महान व्यक्तित्व के हैं। कथन के अलावा जो है आप कविता के कुछ पंक्तियों का प्रयोग करें। आप कोई प्रासंगिक और समीचीन गीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप शेरो शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप कुछ श्लोक को याद कर लीजिए, श्लोक की पंक्तियों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोहा, छंद, ये सब आपकी मर्जी है किस तरह की बातों को प्रेजेंट करते हैं। अपनी बातों को सबस्टेंशिएट करने के लिए, जो आपने बातें कहा, जो इशू उठाया, उन बातों को प्रेजेंट करने के लिए आपको ये कार्य करना होगा। एक एग्जाम्पल के सहारे मैं इन बातों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी कॉन्टेक्स्ट में आप बिहार के बारे में लिख रहे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं सामाजिक डायमेंशन का, सोशल डायमेंशन की आप बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है, बिहार के समाज में किस तरह का जो है भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव पे आप चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूँ किसी टॉपिक पे आप ये बात उठाए, ये मुद्दा आपने उठाया, आपने चर्चा किया कि हमारे बिहार में सामाजिक स्तर पे देख पाते हैं कि जाति के आधार पे भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे भेदभाव होता है, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, कहीं कहीं कुछ मात्रा में रंग के आधार पे भी आपको देखने को मिलता है। हमारे अंतर्मन में कहीं ना कहीं रंग के आधार पे भेदभाव है, लेकिन सबसे बड़ा जो भेदभाव है वो आपको दिखेगा कि जेंडर के आधार पर लैंगिक भेदभाव है। इस पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि लैंगिक जो भेदभाव है यह सबसे बड़ा भेदभाव है। एक हद तक कह सकते हैं आपने ये मुद्दा, ये इशू रेज किया। अब क्या करना है, यही आपका आइडिया बन गया। अब जब इस आइडिया को लेके आप चले तो फिर क्या करना है, इस आइडिया को संपुष्ट करने के लिए आपको कुछ तर्क देने पड़ेंगे कि ये बिहार में, मान लीजिए कि कारण बता रहे हैं, ये बातें लैंगिक भेदभाव बिहार में क्यों है, कुछ ठोस और जड़ से जुड़ा हुआ आपको कारण बतलाना पड़ेगा। जैसे आप क्या बतला सकते हैं कि बिहार में जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, वो अपनी जड़ें बहुत ही गहरे तरीके से जमाई हुई हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, पैट्रियार्कल सिस्टम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ये बातें कर सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी मानसिकता है या कहिए कि सामंतवादी प्रवृत्ति है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, जो मूल और जड़ जमाई हुई प्रवृत्ति है, जो कहीं ना कहीं प्रथा परंपरा के रूप में कन्वर्ट हो गया है, वह है कि आप बात कीजिए रूढ़िवादिता का, कि हमारे बिहार में रूढ़िवादिता का जो आधार है बहुत ही जड़ जमाए हुए है, और इसको अखंडता भी कह सकते हैं। इन सब बातों से आपने क्या किया, इस बात की पुष्टि किया कि बिहार में बड़े पैमाने पे जो है जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है। अभी मैं कुछ डेटा के आधार पे आपको समझाऊंगा, आप बात को समझ जाएंगे कि लैंगिक भेदभाव का स्वरूप क्या है। इनमें कुछ कारण बताए आपने, कुछ पॉइंट को आपने अपने मेंटल मैप में रखा और उन बातों को क्या किया कि प्रेजेंट कर रहे हैं। अब डिटेलिंग करेंगे आप निबंध लिखते समय, लेकिन ये मूल बातें हो गया। प्रमाण के रूप में क्या दे सकते हैं, प्रमाण के रूप में आप दे सकते हैं दहेज प्रथा। आपको पता है कि दहेज प्रथा जो है बिहार में बहुत ही फल फूल रहा है, दिन दूनी और रात चौगुनी हो रहा है। दहेज देकर और दहेज लेकर हमारे बिहार के लोग, हमारे भारत के भी अधिकतर हिस्से के अधिकतर लोग गर्व महसूस करते हैं, इस बात को अपने रिस्पेक्ट से जोड़ते हैं, और तो और अपने डिग्निटी एंड डिकोरम से जोड़ते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, आप स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति या कोई समाज
किसी क्राइम को करके उसको एंजॉय कर रहा है। हमारे समाज के लोगों की सोच का स्तर क्या है? आपको पता है कि दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 का है, उसके अनुसार ये अपने आप में अपराध है, अपने आप में ये जो है क्राइम है। और हमारा समाज क्राइम करके उसको एंजॉय कर रहा है, अपने रिस्पेक्ट से जोड़ रहा है। और उसी समाज का दूसरा चेहरा देखिए, अगर जो संवैधानिक अधिकार है महिलाओं का अपने पैतृक संपत्ति पर, यदि कोई लड़की या कोई महिला अपने माता पिता की संपत्ति पर उसको लेना चाहे, उस पर अधिकार जता दे, तो फिर पूरा समाज उसको परेशान करता है। मायके आना अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर बन जाता है उनके लिए। और स्वयं माता पिता भाई बहन जो हो, वही एक तरीके से परिवार से, समाज से जो है उनको वंचित कर देते हैं, आने से वंचित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो एक तरफ वही पुरुषवादी समाज, वही सामंतवादी समाज, वही रूढ़िवादी और पाखंडता से युक्त समाज किसी क्राइम को करके जश्न मना रहा है और किसी अधिकार को नहीं देना चाह रहा है। हमें तो समझना पड़ेगा। और अब कमान हमारे हाथों में है, आपके हाथों में है। आइए तस्वीर को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। और इसके बाद हम बात क्या कर सकते हैं कि जैसे अपने बिहार में क्या है, बाल विवाह। अभी यूनिसेफ का रिपोर्ट आया है, बहुत ही बुरी स्थिति बिहार में है, चर्चा में करूंगा आगे। बाल विवाह का क्या कंडीशन है देखिए। कहीं पर अगर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, लड़कियों का विवाह बहुत छोटी उम्र में किया जा रहा हो, इसका अर्थ ये समझिए कि वहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को, फीमेल को कहीं ना कहीं समाज में भार के रूप में देखा जा रहा है और उसका महत्व, मूल्य बहुत ही कम है। आवश्यकता है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की बयार को हम बहाएं, ताकि बिहार में जो है कहिए कि विकास की गंगा बह सके। तो आपको ही भागीरथ प्रयास करना होगा, तभी ये समस्याएं दूर हो पाएगा। हमने कुछ मुद्दों का चर्चा किया, प्रमाण के रूप में आप उन बातों को रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख के भी आप बातों को रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अपने बिहार में क्या है, अगर बात करूं मैं लिंगानुपात का, तो 918 है। आप मुझे बताइए कि 1000 में 918 है, 82 जो वुमेन है उसकी संख्या कम है 1000 में। ये जो 82 महिलाएं हैं, 82 बच्चियां हैं, 82 लड़कियां हैं, इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मर्डर किया गया हमारे समाज के द्वारा, समाज की मानसिकताओं के द्वारा। हमें सामाजिक न्याय की पहल करना होगा और इसके लिए जो है बहुत सारे कार्य करने हैं हमें। उसके बाद अगर बिहार में ही एक कंडीशन और देखते हैं, एक जिला जो सबसे लोएस्ट लिंगानुपात है वह है मुंगेर। आप देख पाते हैं कि मुंगेर का जो लिंगानुपात है केवल 876 है, 1000 में 124 कम है। अब बताइए, 124 महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को, चाहे भ्रूण हत्या के रूप में, कन्या हत्या के रूप में, या प्रेगनेंसी के दौरान, या कुपोषित होकर, एनीमिया के शिकार होकर किसी न किसी तरीके से उनकी मौत हुई है। हमारे समाज ने उनकी हत्या किया है। हमें इस दर्द को समझना होगा। और हमारे समाज का लगभग आधा हिस्सा हजारों सालों से इस ऐतिहासिक अन्याय को झेलते आ रहे हैं। अब बागडोर आपके हाथों में है कि अपना जो भागीरथ प्रयास है वो कीजिए और बिहार में जो है न्याय की गंगा बहाइए, ताकि ये जो भेदभाव है वो दूर हो सके। तो डेटा फैक्ट भी आप कहीं रख सकते हैं। मैं इसमें डेटा फैक्ट की बात किया, एग्जाम्पल भी दे दिया। करंट अफेयर से भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी बातों को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं, चूंकि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जेंडर इशू की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यूनिसेफ का रिपोर्ट है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार देखिए, आपको पता होगा अभी बिहार की जनसंख्या लगभग जो है 13 करोड़ के आसपास है। इस 13 करोड़ में जो महिलाओं का हिस्सा होगा लगभग आधा होगा, 6 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास होगा। उस 6.5 करोड़ में जो विवाहित हैं उनकी संख्या और कम होगा। उस विवाहित में से लगभग 2.2 करोड़ जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, उनका विवाह बाल विवाह के रूप में हुआ है। 18 साल से कम उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। बहुत ही दुखद और हमारे समाज की संवेदनहीनता का परिचायक है। हमें इस अन्याय को दूर करना ही होगा।
इसके लिए बहुत उत्कृष्ट कदम उठाना ही होगा। ये कंडीशन बहुत 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 ही खराब है। इसीलिए जो है बागडोर अच्छे व्यक्ति जो सेवा भाव से आना चाहते हैं उनके हाथों में बागडोर होना चाहिए। इसके बाद हमने बताया कि आप कुछ कथन, कविता, इन माध्यमों से भी बातों को रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बातें कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज हमारे समाज में कुछ अलग तरह के सीरियल और लोकोक्ति प्रचलित हो रहा है। वो क्या है? अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजो। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति से ये कैसे कन्वर्ट हो गया कि अगले जन्म मुझे बिटिया न दीजो? इसके लिए पूरा समाज, समाज की प्रथाएं, रीति रिवाज और हम सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करें और समाज में समानता और न्याय की बयार को बढ़ाएं। कुछ और बातें भी कर सकते हैं। मैं तो कुछ श्लोक का कोट किया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि कुछ कथन के रूप में मैं आपके सामने महात्मा गांधी के भी कुछ कथन हैं, अंबेडकर जी के भी कुछ कथन हैं। मैं एक दो कथन आपके सामने रखता हूँ। अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं किसी समाज के प्रगति का जो मापन है वहाँ हो रहे महिलाओं के विकास से करता हूँ। इस कोट को कोट करके बताइए कि हमारे समाज का क्या स्थिति है और जो लैंगिक भेदभाव जो आइडिया के रूप में हमने आगे लेके बढ़ा था उसको इस रूप में हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। विवेकानंद के भी कथन हैं कि बिना महिलाओं का विकास किए हम पूरे समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कोट को आप रखिए ताकि अपने बात को आप इन कोट और इन श्लोक के माध्यम से भी सबस्टेंशिएट कर सकते हैं। एक बड़ा ही दर्दनाक और कथन है कि राजा चाहे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, यदि रावण हुए तो सीता हर ली जाएगी और यदि राम हुए तो उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। और यदि धर्मराज हुए तो क्या करना होगा कि उसे जो है कहीं ना कहीं दांव पे लगाया जाएगा। और यदि दुर्योधन हुए तो उसका क्या हाल होगा आपको पता है। तो इस तरह के कथन के माध्यम से जो है अपनी बातों को बहुत ही उत्कृष्ट रूप में बातों को सामने रख सकते हैं। आइए इन बातों का चर्चा जो मैं किया यह कहीं ना कहीं 8 लेयर विश्लेषण का भाग था। अब कुछ और बातें जो सर ने आपके सामने रखा है उनको मैं प्रयास करता हूं कि आपके सामने प्रेजेंट करूं। इसके अलावा जो अगला पक्ष है, सर ने चर्चा किया कि प्रैक्टिस करने की आपको अधिक आवश्यकता है। एक तो जो प्रैक्टिस का हिस्सा होगा पूरा का पूरा निबंध लिखने का होगा। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है अपने चिंतनशीलता को बढ़ाने का प्रैक्टिस करना है, अपने कल्पनाशीलता को बढ़ाने का प्रैक्टिस करना है, अपने प्रेक्षणशीलता, अपनी रचनात्मकता, खुद के द्वारा जो नवाचारी सोच हो सकता है उस पर जोर दीजिए। सोचिए, चिंतन कीजिए। दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ योर नॉलेज, इट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी चेयरमैन एंड बीपीएससी चेयरमैन। नाउ इट्स टाइम टू डेवलप योर ओन पर्सनैलिटी। आपको ये सारी क्षमताएं खुद अपने अंदर डेवलप करना ही होगा। आगे की बातों में जो सर ने चर्चा किया कि निबंध का स्वरूप जो हो सकता है वह दार्शनिक प्रवृत्ति का हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा दार्शनिक प्रवृत्ति के निबंधों का रखना होगा। साथ ही साथ जो है कोई निबंध कथन के रूप में पूछा जा सकता है, ये भी बातें सर ने किया और हम 68वीं के पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ जो है टॉपिक को कुछ कहावत के रूप में भी प्रेजेंट किया जा सकता है और टॉपिक जो है लोकोक्ति के रूप में भी आपके सामने रहेगा। तो सर ने लोकोक्ति की बात भी किया, कहावत की बात भी किया, कथन की बात भी किया, दार्शनिक तरह के या कहिए कि अमूर्त प्रकार के निबंध भी रहेंगे। इन बातों की चर्चा भी बहुत ही जोर शोर से किया और जब आप निबंध का पेपर देखेंगे इस बात को भली भांति समझ पाएंगे कि जो कहा था उसको कर दिखाया गया है। हम उस पॉइंट पे आएंगे। सर ने इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल दिया, चोर के दाढ़ी में तिनका, और आप एग्जाम के पेपर में देख पाएंगे कि इस तरह के टॉपिक जो है दिखे भी हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका, आप साक्षात इस एग्जाम्पल को भी लिखिए। अगर ये टॉपिक आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है किसी और फॉर्मेट में
सेम टॉपिक को पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे अपेक्षा किया जा रहा है, अब जो अपेक्षाएं हैं निबंध का जो तीसरा खंड है वहां से है। आइए तीसरे खंड पे आते हैं। निबंध का जो तीसरा खंड है यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो पहली बात आपके सामने रखा गया है कि उन विद्यार्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों के पास बिहार की बेहतरीन समझ हो, या बिहार से जुड़ा हुआ हो, या बिहार की बेहतर समझ रखता हो। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये बातें डिक्लेयर्ड बातें हैं, तो प्रयास ये भी कीजिए कि बिहार की ज़मीनी समस्याओं को जानने का प्रयास कीजिए। आखिर हमारा बिहार किन समस्याओं से ग्रसित है, उसको चुनौती के रूप में सोचिए, अवसर के रूप में ढालिए और नए नए नवाचारी समाधान ढूंढिए। और बहुत ही गहरा आपको समझ होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? चर्चा किया गया है कि बिहार ओरिएंटेड टॉपिक रहेगा। आपका जो पेपर होगा उसमें बिहार ओरिएंटेड टॉपिक रहेगा, इसकी चर्चा भी किया गया है। तो बिहार ओरिएंटेड टॉपिक रहेगा, इसकी चर्चा भी किया गया है। इसके अलावा दूसरी बात जो सर ने जोर दिया कि वो विद्यार्थी जिसको बिहार के कल्चर के बारे में कुछ विशेष समझ रहेगा, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिए कि जैसे खाने पीने की वस्तु बिहार में जो सबसे फेमस है लिट्टी चोखा है, हो सकता है कि किसी अन्य स्वरूप में लिट्टी चोखा के बारे में आपसे पूछ दिया जाए। केवल लिट्टी चोखा पर ही ध्यान मत रखिए, पूरे के पूरे बिहार की जो संस्कृति है, जो कला है, उसमें जो निहित तत्व हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, पटना कलम, मौर्य कला, पाल कला, बहुत तरह के जो टिकुली कला है, उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या आपके निबंध में कहीं ना कहीं उन बातों को समाहित करना होगा। तो आपको बिहार की संस्कृति, बिहार के लोकगीत, लोक पक्ष, और एक बात और ध्यान रखना होगा। मैं एक छोटा सा मैप बनाकर यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। सपोज कीजिए कि ये एक आउटलाइन मैप है बिहार का, और ये रहा गंगा नदी। गंगा मैया जो है हमारे बिहार को दो भाग में बांटती है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मिथिला का है, और इस क्षेत्र में जो है हम देख पाते हैं कि जो मैथिली भाषा है, इस मिथिला क्षेत्र में जो है मुख्य भाषा के रूप में मैथिली बोली जाती है। तो आपको यहाँ प्रचलित कुछ कहावतें, कुछ लोकोक्ति पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि मैथिली की ही जो अलग अलग बोली है, जैसे कि एक स्वरूप दिखेगा आपको, खास करके वैशाली और जो आपका मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर वज्जिका बोली दिखेगा। तो कुछ समझ इसकी भी होनी चाहिए। इसी का एक जो और खंड है वो है अंगिका। मैथिली भाषा की ही एक बोली है अंगिका। तो इस जो बोली में या मैथिली भाषा में भी कुछ प्रचलित लोकोक्ति और कहावत आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जो मगध का क्षेत्र है वहाँ पर प्रचलित भाषा है मगही। तो कुछ इस तरह के भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं, लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे पूछे जा सकते हैं, जिसका संबंध कहीं ना कहीं मगही भाषा से हो। और आप देख पाते हैं कि पूछा भी गया है, मूस मोटई हैं लोरहा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई हैं। तो इस तरह का टॉपिक अगर आपके सामने रखा जा रहा है तो आप समझिए कि बिहार में अगर आपको सेवा करना है तो बिहार की भूमि की सुगंध आपको लेना पड़ेगा, बिहार के रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा, बिहार के मिट्टी से जुड़ना होगा। हम देख पाते हैं कि बिहार का वो हिस्सा जो खास करके उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, या जो पूर्वांचल का क्षेत्र हमारे भारत का है, वहाँ पर देख पाते हैं कि भोजपुरी भाषा का प्रचलन है। और आपको निबंध देखने को मिलेगा कि एक तो जो ही बताया मूस मोटैया वाला निबंध, ये भी भोजपुरी बेल्ट में प्रचलित है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। इस तरह के निबंध जो पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये निबंध इन्हीं सारे भाषाभाषी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं भाषा में जो बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है उस तरह के पूछे जा रहे हैं। हम अपने आने वाले चर्चा में लगभग 500 इस तरह के लोकोक्ति को आपके सामने बताएंगे ही नहीं, लगभग 100-200 निबंध को, 100-200 टॉपिक को बृहद रूप में चर्चा भी करेंगे, ताकि आपको ये भी सीख आ जाए कि निबंध को कैसे लिखा जाता है, इस तरह के निबंध को खास करके।
तो कल्चर की समझ होना चाहिए, मैं ये बता रहा था। इसके बाद देखते हैं कि अगली बातें सर ने क्या कहा है।